Thymus gland. In previous session, we learned about the pineal gland and about the thymus and thyroid gland, parathyroid gland and their functions, their location in the body. और आज हम लोग देखेंगे thymus, सीखेंगे about the thymus gland. So thymus जो है एक जो gland है ये आपकी सबसे पहले endodermal in origin. This is endodermal in origin, and this is also known as by the name some other name as well, which is like this is also called the training, that is actually a very funny name, training school of T lymphocytes. अब इसको ट्रेनिंग स्कूल क्यों कहते हैं टी लिम्फोसाइट्स का, या इम्यूनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो थाइमस ग्लैंड होती है. एंड आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको डेवलप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो आपकी बॉडी में दो टाइप के लिम्फोसाइट्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स. पढ़ेंगे आप उसको क्लास 12th में वहाँ पे. और हमारे बर्थ के बाद ही आफ्टर द बर्थ जो हमारी जो टी सेल्स होती हैं या फिर जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो मैच्योर होती हैं थाइमस ग्लैंड में, और जिससे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग या डेवलप होनी स्टार्ट होती है. तो थाइमस ग्लैंड एक लोब लाइक स्ट्रक्चर है, विच इज अ लोबुलर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन on the dorsal side of the heart, and aorta. जब बर्थ होता है ना तो बर्थ के टाइम पे लार्जेस्ट होती है थाइमस ग्लैंड, लेकिन जैसे 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 हम ओल्ड होते चले जाते हैं वैसे वैसे जो थाइमस ग्लैंड का साइज है वो भी रिड्यूस होता चला जाता है. तो थाइमस ग्लैंड इनिशियली यानी कि एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ द बर्थ, अगर साइज की बात करें तो साइज कैसा है, इसका साइज लार्जेस्ट है. लेकिन जैसे जैसे हम ओल्डर होते चले जाते हैं वैसे वैसे इसका साइज भी जो है वो डिजेनरेट होता रहता है या कम होता रहता है. सो वी कैन सी दैट with the time thymus gland degenerate. So as fast thymus gland degenerate, जितनी जल्दी ये डिजेनरेट होगी उसका मतलब एज सुन एज एजिंग कम, राइट. यानी जितनी जल्दी ये डिजेनरेट होनी स्टार्ट होगी उतनी जल्दी एजिंग को भी ये लेके आएगी. दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम. तो ये इसका फंक्शन हो गया. ये आपसे पूछा जा सकता है कि इसका फंक्शन क्या है थाइमस ग्लैंड का. तो डेवलपमेंट करती है इम्यून सिस्टम का. धीरे 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 बर्थ के बाद जो है ये डिजेनरेट, बर्थ के टाइम पे काफी लार्जेस्ट होती है लेकिन धीरे धीरे इसमें साइज जो है वो डिक्रीज होने लगता है. दिस ग्लैंड सिक्रीट्स अ पेप्टाइड हार्मोन व्हिच इज कॉल्ड थाइमोसिन. एंड व्हाट, अगर इसका लेवल जो है वो कम होने लगे मींस hyposecretion of thymosin leads to the yes what, immune deficiency, right, immune deficiency.
सो टी लिम्फोसाइट्स जो है ये थाइमोसिन्स प्ले एन मेजर रोल इन द डिफरेंशिएशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स विच प्रोवाइड द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। दो टाइप की इम्यूनिटी होती है, एक होती है ह्यूमरल इम्यूनिटी और एक होती है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। द मीन ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी यानी कि मैक्रोफेजेस आपकी बॉडी के अंदर छोड़ना, आपकी बॉडी को या बॉडी की सेल्स को लाइक फैगोसाइटिक नेचर प्रोवाइड करना, दैट इज द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। होता है ना कि आपकी बॉडी में जब कोई पैथोजन एंटर करेगा तो जो डब्ल्यूबीसीज हैं आपकी वो क्या करेंगी, ये किसके अंदर है, टी लिम्फोसाइट्स। पढ़ी थी हमने, याद है कुछ आपको? हमने लिम्फोसाइट्स के बारे में पढ़ा था डब्ल्यूबीसी के अंदर। वहां पे मैंने बताया था जब चैप्टर 18 हम लोग पढ़ रहे थे, जब ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स को डिफरेंशिएट किया था, तो वहां पे अलग अलग टाइप्स के सेल को हमने डिस्कस किया था। मोनोसाइट्स थी, बेसोफिल्स थे, ऑजिनोफिल्स थी, लिम्फोसाइट्स थी। तो लिम्फोसाइट्स में भी टी लिम्फोसाइट्स, हाँ इसके बारे में पढ़ेंगे आप क्लास 12 में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो सिंपली अगर मैं एक लाइन में कहूं तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जो एक तरीके से फैगोसाइटिक नेचर का काम करती है आपकी बॉडी के अंदर, या ऐसे सेल्स को जनरेट कर रही है जो आपके पैथोजेंस को किल करने में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। और दूसरी टाइप की जो इम्यूनिटी होती है जिसे हम ह्यूमरल टाइप ऑफ इम्यूनिटी का नाम देते हैं, ह्यूमरल टाइप, तो ये डायरेक्टली क्या करती है, ये प्रोडक्शन करती है एंटीबॉडीज का। अब एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन आपकी बॉडी के अंदर कब होता है, ये बात आप लोग अच्छे से जानते हो। इवन अगर मैं कोई एग्जांपल लेना चाहूं किसी वैक्सीनेशन का भी, तो वैक्सीनेशन सिंपली आपकी बॉडी को क्या प्रोवाइड करती है, एक तरह के एंटीबॉडीज ही दे रही है वो। इज इट और नॉट? से यस और नो? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. इतना शांत मत बैठो। सो ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या प्रोवाइड कर रही है, वो प्रोडक्शन कर रही है एंटीबॉडीज का। मैंने एग्जांपल लिया किसी वैक्सीन का। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने आज वैक्सीन लगवाई है कोरोना वायरस की, तो वैक्सीन क्या करेगी, या आप लोगों ने, चलो कोरोना वायरस भी छोड़िए, हम सभी ने बचपन में पोलियो की वैक्सीन जरूर लगवाई थी। और शायद 5 साल की उम्र तक आप लोग देखते भी हो कि 5 साल की एज तक आप सभी क्या करते हैं, एक बूस्टर ड्रॉप लेते रहते हैं जिसे आप 2 बूंद जिंदगी का नाम देते हो। लेकिन वही जो पोलियो की वैक्सीन, जो टीका आपने लगवाया था, वो तो कहीं ना कहीं आपने 1 साल के अंदर ही लगवा लिया था जब आपका बर्थ हुआ था। या आप अपने घर में छोटे बच्चों को देखते भी होंगे कि 1 साल के अंदर बहुत सारी वैक्सीनेशन या बहुत सारी वैक्सीन जो है उनको लगा दी जाती है। बेसिकली हम इससे उनको इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड कर रहे हैं या इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं या उनके इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप कर रहे हैं कि इन फ्यूचर कभी भी अगर वो पैथोजन, बैक्टीरिया या कोई वायरस अगर उनकी बॉडी के अंदर आता है तो एक तरह का ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है वो उनकी बॉडी में बन पाए। तो यानी कि थाइमस ग्लैंड जो है ये ऑल्सो प्रोवाइड करती है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज का। आपकी बॉडी के अंदर जो नेचुरल एंटीबॉडीज बनते हैं, जरूरी नहीं है कि आप हर एक एंटीबॉडी को सिर्फ वैक्सीन या फिर ड्रग से ही बनाएंगे। आपकी बॉडी नेचुरली भी क्या करती है, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती है। वो तो एक आर्टिफिशियल मेथड हुआ कि जब आप अपनी बॉडी को एंटीबॉडीज दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द वैक्सीनेशन या एंटीबॉडीज प्रोडक्शन में वैक्सीन जो है वो हेल्प करती हैं आपकी बॉडी में। कुछ हमेशा के लिए करती हैं, प्रोलॉन्ग या एक लंबे टाइम के लिए करती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए प्रोवाइड करती हैं। अलग अलग केसेस होते हैं। अब आपको किसी सांप ने काट लिया मान लीजिए, तो आप तुरंत क्या करेंगे, उससे उससे बचने के लिए आप कोई वैक्सीन लगाएंगे या कोई ड्रग आप लोग लेंगे, तो एक टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए होगा। अगर आपको अगली बार वो सांप दोबारा काटेगा तो आपको दोबारा से उस वैक्सीनेशन या ड्रग के लिए जाना पड़ेगा। तो कुछ टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए होती है नहीं, लेकिन वहीं आप लोगों ने एक ऐसी एंटीबॉडीज अपनी बॉडी में बना ली है कि कभी भी पोलियो का वायरस अगर आपकी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो आपके पास है, उससे बचने के लिए एंटीबॉडीज आपके पास है, क्योंकि आपने बचपन में ही एक एंटीबॉडी बना ली थी। तो ये प्रमोट करती हैं, थाइमस जो है जनरली क्या करे, प्रमोट कर रही है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज को, एंड दैट इज रिलेटेड टू द ह्यूमरल इम्यूनिटी। यस, थाइमस जो है वो डिजेनरेट होती है ओल्ड इंडिविजुअल में। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो ओल्ड इंडिविजुअल्स होते हैं वो जल्दी से बीमार पड़ जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई मस्कुलर इंजरी भी उनको जाती है तो वो देर से ठीक होती। इवन एक एज में आने के बाद तो वापस से बोन्स की भी ना तो रिप्लेसमेंट हो सकती है अगर वो ब्रेक हो जाए, और ना ही वो वापस से रीजनरेट हो सकती है। तो थाइमस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके इम्यून रेस्पॉन्स के अंदर। इसलिए जो ओल्ड पर्सन होते हैं वो ज्यादा लंबे समय के लिए बीमार पड़ते हैं या फिर जल्दी बीमार पड़ते हैं। थाइमस डिजेनरेट होती रहती है ओल्ड इंडिविजुअल में एंड रिजल्टिंग इन दी
वीक इम्यून रेस्पॉन्स, राइट। अगर सिक्रीशन जो होता है थायमिन का, जो आप पीछे बात कर रहे थे हार्मोन की, थाइमस प्रोवाइड कर रहा है आपको ये दो टाइप की इम्यूनिटी फंक्शन। अगर आपसे पूछ लिया जाए थाइमस क्या प्रोवाइड कर रहा है, तो आप लिखेंगे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी। एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को दोनों इसके बताए, आप लोग उसको लिखेंगे अगर सीबीएसई में सवाल पूछा जाएगा। दूसरी बात, इसमें ये सिक्रेशन करते हैं थाइमिन, अगर जो सिक्रेशन है थाइमिन का वो डिक्रीज हो रहा है, तो जो न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन है उसके ऊपर भी काफी इंपैक्ट पड़ता है। सो हाइपर सिक्रेशन भी उसका इंपैक्ट करता है, इवन हाइपर सिक्रेशन भी थाइमिन का। कई डिजीज होती हैं जिसको हम माइस्थेनिया ग्रेविस के नाम से जानते हैं, आप पढ़ेंगे इसके बारे में आगे, जिसे हम माइस्थेनिया ग्रेविस के नाम से जानते हैं। क्या आप लोगों ने कभी इसका नाम सुना है किसी ने, माइस्थेनिया ग्रेविस? दैट इज कॉज्ड बाय द हाइपर सिक्रीशन ऑफ that is caused by the hyper secretion of thiamine, sorry, हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायमिन, ठीक है। तो माइस्थेनिया ग्रेविस, तो एरर होने लगती है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस में मसल्स की तरफ। तो सिंपली माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या है, एक तरह की एरर है ये, कि फंक्शनिंग किस तरह से करेंगे, हमारी जो ट्रांसमिशन है नर्व इंपल्सेस का मसल्स की तरफ, उसमें एरर आने लगती है। यानी कि ठीक तरह से फंक्शनिंग ना होना नर्व इंपल्सेस की मसल्स की तरफ। और आप लोग जानते हो कि स्टिमुलाई जब आता है और मसल्स किस तरीके से अपना रोल प्ले करती है और नर्व इंपल्सेस किस तरीके से अपना रोल प्ले करती हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्टिमुलाई, जो आप रिफ्लेक्स एक्शंस के बारे में जितना आप लोग जानते हैं, तो ये उससे रिलेट करता है। तो सोचिए अगर ऐसी एरर आने लगे ट्रांसमिशन में नर्व इंपल्सेस के मसल्स की तरफ, तो कितनी सारी इंजरीज की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं। तो माइस्थेनिया ग्रेविस कुछ उसी तरीके से है, और हाइपर सिक्रेशन होना थायमिन का जो इसका एक कॉज होता है, राइट। तो थाइमस एक इंपॉर्टेंट है भाई, जिसमें ये ग्लैंड है आपकी, जो कुछ ये सभी फंक्शंस को देखती है आपकी बॉडी के अंदर। और ओल्ड इंडिविजुअल में ये कैसे इसका लेवल या जो सिक्रीश जो इसका मैं कह सकता हूँ साइज है वो कम होने लगता है ओल्ड इंडिविजुअल में। इसी वजह से उनकी इम्यूनिटी भी जो है वो उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ने लगता है। नेक्स्ट जो एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड आती है जिसे हम बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। अब जैसे नाम से ही हमें इसके अंदर पता लग रहा है कि इसका नाम है एड प्लस रीनल। दो नाम हमें यहां देखने को मिल रहे हैं, एड प्लस रीनल। तो एड का मतलब है कि किडनी के साथ जुड़ा है, राइट। इसका मतलब क्या हो गया कि ये अटैच्ड है, जुड़ा है किसके साथ, किडनी के साथ, ठीक है, किडनी के साथ अटैच्ड है, तो इसलिए इसका नाम एड्रीनल हो गया। दिस इज ऑल्सो नोन एज बाय द नेम ऑफ सम अदर नेम एज वेल, व्हिच इज कॉल्ड सुप्रा या सुप्रा रीनल ग्लैंड के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ठीक है। सुप्रा का मतलब होता है, बायोलॉजी में या एनाटॉमी में कई जगह आप लोग पढ़ेंगे सुप्रा वर्ड, तो सुप्रा जहां पे भी आए समझ जाना उसका मतलब है ऊपर। तो ये रीनल ग्लैंड के ऊपर प्रेजेंट रीनल के ऊपर प्रेजेंट होती है ये ग्लैंड, इसलिए इसको सुप्रा रीनल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। वी हैव अ पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स, यस, एंड वन एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ each kidney, and the gland is composed of two tissues, the central medulla and the outer cortex. अब अगर मैं एड्रेनल कॉर्टेक्स और एड्रेनल मेडुला की बात करूं तो इसके अंदर हमें अलग अलग टाइप के हॉर्मोन्स जो है वो सिक्रीट यहाँ पे होते हैं, राइट। और जैसे मेडुला रीजन की अगर मैं बात करूं तो इसकी एक सिंपल हम देखते हैं कि मेडुला सिक्रीट करता है दो कैटेकोलामाइन हार्मोन। कैटेकोलामाइन हार्मोन्स का मतलब है कि जो अपने फंक्शंस अलग अलग कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे कि एड्रेनालिन का काम अलग है, नॉर एड्रेनालिन का फंक्शन अलग है। सिंपली ये जो एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन है इसे हम एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन के नाम, हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। आप इनको याद कर सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि ये आते हैं क्वेश्चन जो है। एक ट्रिक आप लोगों के लिए लाइक दिस, मैन ट्रिक।
अब मेन ट्रिक से आप इसको कैसे याद रखेंगे मेड्यूला वालों को, तो एम हेयर फॉर द मेड्यूला, ठीक है, एम हेयर फॉर द मेड्यूला, एंड ई इज स्टैंड्स फॉर द एपिनेफ्रिन, ठीक है, एंड एन हेयर फॉर द नॉर एपिनेफ्रिन, राइट, या नॉर एड्रेनालिन के नाम से भी आप इसको जानते हैं। तो ये इस तरीके से आप इन दोनों ही हार्मोन्स के नाम को याद रख सकते हो। जब हम बात करते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स के बारे में, तो एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है, देखो इसमें जो दोनों ही ये जो हार्मोन है, जो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन है, रैपिडली सिक्रीट होते हैं इन द रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड एंड ड्यूरिंग द इमरजेंसी सिचुएशन। दोनों ही इमरजेंसी सिचुएशन और कोई स्ट्रेस सिचुएशंस में रिलीज होते हैं। So they are called, that's why these are also known as by the name of some emergency hormone या hormones of fight and flight या fear, डर के टाइम पे, राइट, और जिसकी वजह से अदर जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है वो भी रेज हो जाती है, जैसे कि आपकी हार्ट बीट का बढ़ना, जैसे कि आपकी स्वेटनिंग का बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होना, ठीक है, पल्स रेट आपकी बढ़ जाती है। तो ये इसलिए फाइट और फ्लाइट हार्मोन के नाम से भी मेरे को जानते हैं। जब हम बात करते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स के बारे में, तो यहाँ कुछ नाम लिखे हुए हैं, मैं उससे पहले कुछ और चीजें बताऊंगा आपको। जैसे हम बात करते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स के बारे में, कॉर्टेक्स जनरली हम किस रीजन को बोलते हैं, माय क्वेश्चन इज एड्रेनल कॉर्टेक्स, तो जनरली कॉर्टेक्स हम किस रीजन के लिए यूज करते हैं, कोई बताएगा मुझे? Sir, the outer region for behind the the outer capsule. region, and the inner region which is related to the medulla region. Medulla, तो also यहाँ known पे as inner and outer medulla. that's why correct. So cortex जो है generally that is divided into the 3 layers as well, and that is important, divided into 3 layers, divided into 3 layers. The one is zona, zona glomerulosa, glomerulosa, ठीक है, द वन फर्स्ट लेयर जोना ग्लोमेरुलोसा एड्रेनल कॉर्टेक्स है, उसकी एक आउटर लेयर है जिसको हम बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। आप सोचिए कि हमने एक एड्रेनल रीजन लिया है और उस एड्रेनल रीजन के अंदर एड्रेनल ग्लैंड में एड्रेनल कॉर्टेक्स की बात कर रहे हैं जो कि एक बाहर वाला रीजन है, और उस बाहर वाले रीजन को जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें पहली लेयर, एक आउटर लेयर हमें देखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। दूसरी लेयर होती है जोना फैसिक्यूलेटा, जोना फैसिक्यूलेटा। मन मन में बार बार अपने आप बोलेंगे आप इस लेयर के नाम, जब जब आप लिख रहे हो, जब जब आप सुन रहे हो तो रिपीट करेंगे आप अपने आप से। एड्रेनल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के अंदर 3 लेयर, द वन इज जोना ग्लोमेरुलोसा, अदर वन इज जोना फैसिक्यूलेटा, दैट द जोना fasciculata, and that zona fasciculata is the middle layer, that is the middle layer, and the third layer is zona reticularis, zona reticularis, ठीक है, that is the inner layer, ठीक है, that one is the inner layer, तीनों ही लेयर है ये, ठीक है। तो जोना यानी कि जो ग्लोमेरुलोसा है ये कई मिनरल कोटाइकॉइड्स को रिलीज करती है। जोना जो आपकी ग्लोमेरुलोसा है, जितने भी जो हार्मोन्स हैं इसके, ऑल कलेक्टिव हार्मोन्स ऑफ दिस लेयर, इट्स कॉल्ड, इसके जितने भी जो कलेक्टिव हार्मोन है ग्लोमेरुलोसा के, कलेक्टिवली जितने भी जो हार्मोन है उसके कलेक्टिवली हम उसको क्या नाम देते हैं, मिनरल या मिनरलो भी बोल सकते हो, मिनरलो कोटाइकॉइड्स, जितने भी इसके कलेक्टिव हार्मोन्स हैं जोना ग्लोमेरुलोसा के, दे आर कलेक्टिवली आर कॉल्ड मिनरलो कोटाइकॉइड्स। देन बात करते हैं फैसिक्यूलेटा की, जोना फैसिक्यूलेटा, इनके जो कलेक्टिवली हार्मोन्स होते हैं, ऑल हार्मोन्स सभी की बात कर रहा हूं मैं, ऑल हार्मोन्स यानी कलेक्टिवली हम इसको क्या नाम देंगे, इसको भी सेम कलेक्टिवली जो होते हैं, दीज आर कॉल्ड ग्लूकोकोर्टाइकॉइड्स,
ग्लूकोकोर्टाइकॉइड्स, सारे हार्मोन्स अलग अलग बात करेंगे, ठीक है। और कॉर्टिसोल होता है एक इसका जो मेन इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है ग्लूकोकोर्टाइकॉइड्स में, कॉर्टिसोल एक इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। तीसरा जो हम बात करते हैं इसके अंदर इनके जो ऑल हार्मोन्स है रेटिकुलरीज के, उसको बोलते हैं गोनेडोकोर्टाइकॉइड्स, गोनेडोकोर्टाइकॉइड्स, ठीक है। So these are also known as by the name of the sex steroids. Gonado word आ रहा है gonads के लिए, तो ये sex steroids के नाम से भी जाने जाते हैं। क्या बात की हमने बात की यहाँ पे कि एड्रेनल कॉर्टेक्स है, और एड्रेनल कॉर्टेक्स एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एड्रेनल कॉर्टेक्स रीजन जो होता है दैट इज सिंपल मीजोडर्मल इन ओरिजिन, दैट इज द सिंपल मीजोडर्मल इन ऑरिजिन। अलग अलग पार्ट क्या सर किडनी के अलग अलग रीजन से या जर्मिनेशन के टाइम पे अलग अलग पार्ट से होते हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जब वो जर्मिनल लेयर्स जो होती हैं आपकी जर्म लेयर्स अलग अलग रीजन से बनाती है, जैसे कि एड्रेनल मेडुला की अगर बात करूं तो वो एक्टोडर्मल होता है, ये एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है वो मीजोडर्मल होता है, ठीक है। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स रिलीज करता है आपके स्टेरॉइड हार्मोन्स को, एंड जिसमें कि मिनरलोकोर्टाइकॉइड्स हो गए, इस अलग अलग लेयर से ग्लूकोकोर्टाइकॉइड्स हो गए and gonadocorticoids हो गए। These are also known as by the name of the sex steroids, ठीक है। Is that clear? क्या ये याद हुआ? Yes sir. Yes sir. क्या इसके लिए कोई ट्रिक बनाई जाए अगर आप कहेंगे तो, जो मैंने बहुत पहले बनाई थी, अगर आप लोग चाहते हैं तो should I share with you ट्रिक इसको याद रखने के लिए? Yes sir. ओके, चलिए, तो बहुत पहले बनाई थी, ठीक है। एंड ट्रिक है काफी पुरानी है, गो फाइंड रेस्ट एंड मेक गुड स्वीट, ठीक है। ये आपके हो गए सारे हार्मोन इसमें एड्रेनल कॉर्टेक्स के। तो ऐसे कैसे हो गए, देखो मैंने लिखा गो फाइंड रेस्ट, अब इसमें से क्या करना है आपको, जी, ठीक है, जी का गो, ठीक है, गो एंड गो, एक मिनट, गो फाइंड रेस्ट एंड मेक, हाँ ठीक है। तो जी का यहाँ पे गो एंड मेक, तो यहां से एफ सेकेंड वन, फाइंड, दैट इज गुड, नेक्स्ट वन, और यहां से आर विच इज रिलेटेड टू द रेस्ट, ठीक है, और यहां पे आ गया स्वीट। लास्ट के 3 वर्ड मैंने इधर ले लिए और शुरू के मैंने इधर ले लिए, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो, मेक गुड स्वीट, मेक गुड स्वीट, गो फाइंड रेस्ट, GFR ग्लोमेरुलोसा फेसिकुलेटा रेटिकुलरिस। अब ये क्या करते हैं, M से क्या था, G से क्या था, और S से क्या बताया था, M से क्या बताया था, मिनरेलोकोर्टाइकॉइड्स, G से क्या बताया था, ग्लूकोकोर्टाइकॉइड्स, और स्वीट S से क्या बताया था, सेक्स स्टेरॉइड्स या फिर गोनाडोकोर्टाइकॉइड्स, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इनको याद अपने तरीके से रख सकते हैं। तो जो कोर्टाइकॉइड्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, इसलिए उनको ग्लूकोकोर्टाइकॉइड्स के नाम से हम लोग जानते हैं। जो ग्लूकोकोर्टाइकॉइड्स हैं आपके, ग्लूकोकोर्टाइकॉइड्स क्या है, सिक्रेटेड बाय दी, ग्लूकोकोर्टाइकॉइड्स कहां से सिक्रेट होते हैं, सबसे पहला सवाल ये, सिक्रेटेड बाय दी ACTH एड्रेनोकोर्टाइकोट्रोफिक हार्मोन, याद है ACTH से यस और नो, ACTH बच्चों, राइट। आपको पता है क्या करना है इस चैप्टर के लिए, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 1.5 साल बाद जो आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे उसमें भी, और आप लोग जहां भी स्टडी करते हो, और अभी भी CBSE में 1-2 क्वेश्चंस तो इससे आएंगे, और इसमें से कुछ रिलेटेड भी नहीं है,
और इसमें बहुत सारे नाम है हार्मोन्स के। तो एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में या फिर जो भी निमोनिक आपको बताए जा रहे हैं, और स्पेशली पिट्यूटरी वाले हो या एड्रेनल वाले हो, इसमें थोड़ा सा चैलेंज रहता है क्योंकि काफी सारे आते हैं। तो इनके एक चार्ट अपनी टेबल पे सामने लगा लो, या एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में, एरोस की फॉर्म में जैसे मैंने बनाया, या कुछ इस तरीके से आप लोग उसको सामने अपनी टेबल पे लगा लो। जब तक देखते रहोगे, एक दो दिन देखोगे तो अपने आप नजर पड़ेगी और ये दिमाग में बैठ जाते हैं। या आप अपने भी खुद के निमोनिक्स इसके लिए बना सकते हो अगर प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तब उस केस में। और तो ग्लूकोकोर्टाइकॉइड जो है दैट इज सिक्रेटेड बाय द एसीटीएच, राइट। और ये एक मेन, जो मैंने अभी पीछे बताया था कि मेन ग्लूकोकोर्टाइकॉइड्स कौन सा है आपका, एक मेन ग्लूकोकोर्टाइकॉइड जो पढ़ते हैं हम, मेन ग्लूकोकोर्टाइकॉइड्स, मैं इसको आगे लेके चल रहा हूं, यहां पे बताता हूं। मेन, क्योंकि मैं स्पेस नहीं, मेन ग्लूकोकोर्टाइकॉइड। तो मेन ग्लूकोकोर्टाइकॉइड जो होता है हमारा, वो है कॉर्टिसोल, ठीक है, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल, अब कॉर्टिसोल क्या है, इसको हम इसको हम एंटी इन्फ्लामेटरी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी हार्मोन के नाम से भी हम इसे जानते हैं, ठीक है जी। और एक तरीके का कॉर्टिसोल जो है आपका, ये बच्चों लाइफ सेविंग हार्मोन है ये। कॉर्टिसोल जो है एक तरह का आपका, सर लाइफ सेविंग कैसे बताता हूँ अभी, लाइफ सेविंग हार्मोन है ये, लाइफ सेविंग हार्मोन है ये, ठीक है। उसके अलावा आपका एंटी एलर्जिक हार्मोन है ये, एंटी, यानी कि ऐसी सिचुएशंस में रिलीज होता होगा ये, एंटी एलर्जिक हार्मोन है ये। उसके अलावा इम्यूनो सप्रेसिव हार्मोन है ये। बच्चों इमरजेंसी कंडीशन में इम्यूनो सप्रेसिव है ये, इमरजेंसी कंडीशन में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करवाता है ये, ठीक है। क्या करवाता है, इमरजेंसी सिचुएशन जब आपके साथ होती है, इमरजेंसी सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में ये क्या करेगा, आप इमरजेंसी सिचुएशन में हैं, ये आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल जो है ये बढ़ा देगा, ये आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देगा। लाइफ सेविंग हार्मोन क्या है, दैट इज बिलोंग्स टू हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन, belongs to the, that is belongs to the hyperglycemic condition, hyperglycemic कंडीशन में रिलेट करता है। फैट को अभी आऊंगा पीछे वाले पॉइंट, ऊपर वाले पॉइंट वापस आऊंगा। फैट की अगर मैं बात करूं, फैट की अगर मैं बात करूं, तो फैट को लाइपोलाइज या फैट का लाइपोसिस कराता है ये, ठीक है। फैट का लाइपोसिस कराएगा ये, लाइपोसिस करके या लिपोसिस करके उसका, ये क्या करेगा, जब उसका फैट का ब्रेकडाउन होगा तो आपकी बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन कराता है ये, ताकि अगर इमरजेंसी कंडीशन में क्या होगा, आपके सामने शेर आ गया, ऐसे में क्या करेंगे आप, अगर आपके सामने शेर आ गया तो क्या करोगे, भाग जाओगे या फिर भागने की कोशिश करोगे, आपसे ज्यादा दूर नहीं खड़ा, सोचो। आपके सामने वाइपर है, वो वाला वाइपर नहीं, मम्मी वाला, वो स्नेक की बात कर रहा हूं मैं, स्नेक है, टाइगर है, क्रोकोडाइल है, आपसे 2 फुट की दूरी पे सिर्फ, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, स्वेटिंग होती है ना बॉडी में, पसीना आता है कई बार, वो डर की वजह से, देखा होगा मूवीज वगैरह में, शिवरिंग होने लगती है, या किसी को आपको हाइट से डर लगता है, सोचो आपकी आंखों पे पट्टी बांध के मैं आपको ले जाऊं हाइट पे ऊपर, और उसके बाद नीचे दिखाऊं, जरा बेटा इसकी आंखों की पट्टी खोलो, नीचे देखो, एकदम सुंदर नजारा, गार्डन ही गार्डन, देखो जरा नीचे, पता लगा मैं ऊपर 150 फीट की हाइट से आपको नीचे दिखा रहा हूँ, शिवरिंग करने लगोगे, शायद पसीना आने लगे डर की वजह से। ऐसे टाइम पे जब ये फैट का ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करता है, ताकि आपको बॉडी को उस टाइम पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट, एनर्जी चाहिए, बीएमआर जो होता है आपकी बॉडी का, बेसल मेटाबॉलिक रेट, उसको बढ़ाता है ये। जिसकी वजह से क्या होता है,
इसकी वजह से क्या होता है, बॉडी का जो टेम्परेचर है, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है। ऐसे ऐसे टाइम पे आपकी आरबीसी का प्रोडक्शन जो है वो भी बढ़ने लगता है। और इन सब कंडीशंस की वजह से आपके साथ क्या होता है, आपके पास जो डर की सिचुएशन होती है, डर से आप कैसे हो जाते हो बेचारे, आप बेचारे पसीना पसीना हो जाते हो डर से, आप बेचारे डर जाते हैं बिल्कुल बुरी तरीके से, स्वेटनिंग होने लगती है, आपको स्वेटनिंग होने लगती है। ऐसा कुछ होता है कभी, कभी हुआ हो ऐसा? क्या करो सर, आज तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। कभी देखा है ऐसा मूवीज वगैरह में? कभी देखा हो कहीं पे मूवीज में, किसी सिचुएशन में सुना हो ऐसा कभी? सुना तो होगा। Yes, sir. Yes, sir. ये वही सिचुएशन है, यानी बॉडी क्यों होता है, वो पसीना क्यों आ रहा है हमें, हम कांप क्यों रहे हैं, शिवरिंग क्यों हो रहे हैं, इस वजह से, राइट। तो ये मेन ग्लूकोकोर्टाइक, इसलिए इसको लाइफ सेविंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ये आपकी बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन करवा रहा है। आपके सामने शेर खड़ा है, आप बेचारे डरे पड़े हो बुरी तरीके से, और ये बेचारा अपना काम कर रहा है अंदर। ये कह रहा है इसको एनर्जी चाहिए, अब भागेगा इसके पीछे शेर, सामने नहीं है कुछ भी बचाने के लिए, अब मैं क्या करूं, अब इसको चाहिए एनर्जी। ये लगातार एनर्जी प्रोडक्शन कराता रहेगा, ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में, जब आप इमरजेंसी कंडीशन में हैं, जब आपके पीछे शेर भाग रहा है, तो आपको क्या मिलते रहे, आपको एनर्जी मिलती रहे, आप भाग सकें आसानी से। बहुत आसान शब्दों में बताऊं तो आप भाग सके उस सिचुएशन में, इमरजेंसी कंडीशन में, राइट। ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है जी। और बताता हूँ इसमें, फिर आते हैं आपके जो जैसे गोनाडोकोटाइकॉइड्स होते हैं, गोनाडोकोटाइकॉइड्स होते हैं, गोनाडोकोटाइकॉइड्स भी गोनाडोकोटाइकॉइड्स, गोनाडोकोटाइकॉइड्स। अब ये जो गोनाडोकोटाइकॉइड्स हैं ये भी कंट्रोल्ड होते हैं बाय एसीटीएच, कंट्रोल्ड बाय ACTH, अगेन वही एड्रेनोकोर्टाइकोट्रोफिक हार्मोन। अब क्या होगा, गोनाडोकोटाइकॉइड्स जो हैं मेल में, ये मेल में एंड्रोजन को इंक्रीज करेगा, मेल में एंड्रोजन को इंक्रीज करेगा, ठीक है, और फीमेल में एस्ट्रोजन को, फीमेल में एस्ट्रोजन को इंक्रीज करेगा, ठीक है, इंक्रीज करेगा। अगर मेल हैज मोर एस्ट्रोजन देन फीमेल, तब क्या हो सकता है, कोई बताएगा मुझे? भाई ऐसी भी तो सिचुएशन हो जाती है, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? अगर मेल में, अगर इफ मेल के पास क्या होता है, मेल हैज मोर एस्ट्रोजन देन फीमेल, तो क्या होगा? तो फीमेल की तरह कैरेक्टर डेवलप होंगे, ठीक है, कैरेक्टर्स डेवलप लाइक फीमेल। क्या आप लोगों ने कभी ये टर्म सुनी है, गायनेकोमेस्टिया? क्या आप लोगों ने टर्म सुनी है कभी, गायनेकोमेस्टिया? क्या आप लोगों ने कभी टर्म सुनी है किसी ने, गायनेकोमेस्टिया? से यस और नो, इफ नो नो। No. गायनेकोमेस्टिया नहीं सुनी, मतलब अगर कोई बोल नहीं रहा है तो मैं ये अनुमान लगा लूं कि किसी ने नहीं सुनी। मेल्स के अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, एक्सेसिव टिश्यूज का डेवलपमेंट होना मेल में, वुमेन्स में जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है वैसे मेल्स के अंदर होना, जस्ट बिकॉज ऑफ द ओवर सिक्रेशन या मोर एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन होने की वजह से।
फीमेल्स में भी क्या सर ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर इफ फीमेल्स हैज मोर एंड्रोजन, अगर वहां पे ज्यादा एंड्रोजन आने लगे तो उनकी बॉडी में भी मेल वाले कैरेक्टर्स आएंगे, ध्यान रखिएगा। तो इसके पास भी होगा मेल के कैरेक्टर्स आएंगे, ठीक है, मेल के कैरेक्टर्स, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि गर्ल्स के बियर्ड्स मतलब मॉस्टेचेस या फिर कई हेयर्स ग्रोथ होने लगती है ज्यादा फेस रीजन में, तो दैट इज रिलेटेड टू द एंड्रोजन। आप लोगों ने एक जनरल एक बीमारी है जो आज के टाइम पे विमेंस में ज्यादा देखी जाती है, जिसे हम पीसीओडी के नाम से भी जानते हैं। सुना है आप लोगों ने पीसीओडी टर्म? Yes, sir. काफी कॉमन है Yes, sir. विमेंस के अंदर आज के टाइम। Yes, sir. यस, कॉमन है बेटा आज के टाइम पे। दैट्स बिकॉज ऑफ दिस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। आज का जो लाइफस्टाइल है ना, पीसीओडी उसकी वजह से है, वो बहुत ज्यादा देखी जा रही है पीसीओडी विमेंस के अंदर आज के टाइम पे, यंग एज में 20, 23, 25, 26, 30, इस एज में पीसीओडी देखी जा रही है। तो वहां पे भी ये हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, एंड्रोजन भी बढ़ने लगता है, ओवर ग्रोथ होने लगती है विमेंस के अंदर, मतलब हेयर्स की। तो ऐसा कंडीशंस होती है, मतलब इस गोनाडोकोटाइकॉइड्स की वजह से। वहीं जब हम बात करते हैं आगे अपने इस एड्रेनलिन एक हार्मोन की, एक होता है एल्डोस्टेरॉन, एक होता है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन, तो एल्डोस्टेरॉन को हम सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इसे हम सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। अगर ब्लड में सोडियम ज्यादा होगा तो इस कंडीशन को हम, एक कंडीशन होती है कई बार जब हमारे ब्लड में सोडियम ज्यादा होगा, सोडियम बढ़ने लगेगा या मोर देन नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा जब ये होगा तो उसके लिए कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं हाइपर नेट्रेमिया। हाइपर नेट्रे नेट्रेमिया, हाइपर नेट्रेमिया। सोडियम का नाम पता है ना, कहां से आया है सोडियम? नेट्रियम, द लैटिन वर्ड आई गेस, नेट्रियम, एम आई राइट? नेट्रियम, सोडियम, Na सिंबल, ओवर ज्यादा सिक्रेट होना, तो हाइपर नेट्रेमिया। अगर एल्डोस्टेरॉन, इफ एल्डोस्टेरॉन जो है रिलीज होगा releases in less amount या less quantity, तो ऐसे में ब्लड वॉल्यूम कम होने लगेगा और ब्लड का प्रेशर भी कम होने लगेगा। और अगर ये ज्यादा रिलीज होगा तो कंडीशंस इसके रिवर्स होंगे। एल्डोस्टेरॉन के सिक्रेशन को आपने पीछे पढ़ा था ना, रेनिन, याद है? रास मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन। यस सर। एल्डोस्टेरॉन के सिक्रेशन को, मैं इसमें एक लाइन लिख रहा हूं, आप लोग उसमें ऐड ऑन करेंगे, इफ एल्डो रिलीजेस इन more amount, so the conditions will be reversed, ठीक है। सो एल्डोस्टेरॉन का सिक्रेशन जो है उसको रेनिन हार्मोन कंट्रोल करता है। Excuse me, sir. यस बेटा। Sir, if the blood volume is decreasing, then the pressure should increase, no?
ब्लड वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो रही है तो ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, एल्डोस्टेरॉन की कंडीशन में होगा बेटा बस ये तभी। और ब्लड वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है, एल्डोस्टेरॉन रिलीज करता है जब ज्यादा अमाउंट में, तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ रहा है और ब्लड का प्रेशर भी उसकी वजह से बढ़ता है, फास्टली मूव करने लगता है वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से। इस सिचुएशन में जब एल्डोस्टेरॉन ज्यादा होता है, तो ऐसी सिचुएशन में जब वॉल्यूम इसका इंक्रीज हो रहा है तो ब्लड का प्रेशर भी बढ़ने लगता है। इस एल्डोस्टेरॉन वाली जब सॉल्ट की कंडीशंस चेंज होती है हमारी बॉडी में, ठीक है। और उसकी वजह से इसलिए आपको बोला भी जाता है कि डाइट में आपको ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। होता है ना कि नमक कम लो, ब्लड प्रेशर में चेंज आ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और ब्लड प्रेशर लीड करेगा किडनी फेलियर की तरफ। वो सारी कंडीशंस डेवलप होती है स्लोली, राइट। Yes, sir. यस सर। राइट। तो ऐसी इसको सिक्रीशन कौन करता है, तो एल्डोस्टेरॉन के सिक्रेशन को रेनिन हार्मोन कंट्रोल करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। रेनिन हार्मोन कंट्रोल्स, रेनिन हार्मोन कंट्रोल्स। And sir, aldosterone secretes angiotensin. एंजियोटेंसिन। Yes, sir. फिर वही रास वाली कंडीशन आ जाएगी, फिर पूरी पीछे रिलेट किया था ना हमने, रास पूरा Yes, sir. Yes, sir. 19 में, वही फिर सिचुएशन पूरी बनेगी, ठीक है। एंड एक ये एल्डोस्टेरॉन की बात है। फिर आता है आपका पैनक्रियास से पहले एक पॉइंट और, जिसमें हम बात करते हैं एड्रेनलिन के बारे में ना। तो एड्रेनलिन जो होता है, हम उसे यहीं डिस्कस करेंगे। एड्रेनलिन, इसको हम इमरजेंसी हार्मोन, वही इंक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज को, हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन जिसे हम बोलते हैं, और इंड्यूस करता है कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्रस में भी, प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर भी। जो जब इसका हाइपर सिक्रेशन होता है एड्रेनलिन का, हाइपर सिक्रेशन के टाइम पे, हाइपर सिक्रेशन वाली कंडीशन में ब्लड प्रेशर इंक्रीज, हाइपरटेंशन जिसको आप बोलते हैं, हाइपरटेंशन की कंडीशन बनती है, ठीक है। ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगता है इसमें, ग्लूकोज हाइपरग्लाइसीमिया जिसको आप बोलते हैं, ग्लूकोज लेवल भी इंक्रीज होने लगता है, ठीक है। और डिपोजिशन ऑफ फैट जो है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में बनने लगता है, ठीक है। इसके बढ़ने की वजह से जो डिपोजिशन ऑफ फैट जो है, फैट का डिपोजिशन जो है ऑन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में आने लगता है, ठीक है। डिपोजिशन ऑफ फैट ऑन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। और इस कंडीशन को एक डिजीज का नाम दिया जाता है, शायद आप लोगों ने सुना हो, क्विशिंग डिजीज। सुना है किसी ने क्विशिंग डिजीज के नाम? क्विशिंग्स डिजीज, तो ये फैट का डिपॉजिट होना आपके अलग अलग बॉडी पार्ट में। और अगर ये फैट फेस पर डिपॉजिट हो जाते हैं तो, आप लोगों ने कभी वो सुना है जिसको बोलते हैं, वो सुना होगा आप लोगों ने उसे, मून फेस। मून फेस सुना है किसी ने? मून फेस नहीं सुना कभी? नो सर। नहीं सुना? अच्छा देखना, देखते ही पता लग जाएगा, आप सब लोग स्मार्टफोन तो चलाते ही हो। मून फेस देखना क्या होता है। तो ये मून फेस मतलब एक शेप ऐसी हो जाती है, यानी कि ये जो मैं फैट की बात कर रहा हूं ना, जब ये फैट डिपॉजिट, अगर ये फैट डिपॉजिट हो ऑन फेस मसल्स के आसपास या फेस पे, तो इसको मून फेस बनने लगता है ये, ठीक है। इस तरीके से बनने लगता है, तो उसको मून फेस का नाम देते हैं। तो एड्रेनल ग्लैंड्स को हम 3F ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। इस एड्रेनल ग्लैंड को हम 3F
ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, Y3F ग्लैंड, कोई बताएगा मुझे? Y3F ग्लैंड देखें जरा कौन बताता है, कौन कौन है सेशन में? Y3F ग्लैंड बोलो। Y3F ग्लैंड, अच्छा F से अभी तक हमने कोई वर्ड नहीं पढ़ा, किस क्या क्या रोल है इसका? फियर, फियर के टाइम पे अपना काम फाइट एंड फ्लाइट। आई का आपने बोला फ्लाइट, एक बोला आपने फाइट, फ्लाइट। करेक्ट। तो इसलिए इसको हम 3F ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और उसके अलावा ये आपकी जो है एक और नाम हम इसे बोलते हैं, फोरस ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। सर कितने सारे नाम बताओगे? फोरस ग्लैंड भी, फोरस ग्लैंड क्यों बोलते हैं? अभी जैसे मैंने बोला कि सॉल्ट के किस तरीके से अपना काम कर रहा है सॉल्ट के सिक्रेशन में, तो एक जैसे हो गया सॉल्ट के लिए, दूसरा जैसे हमने ग्लाइसेमिक कंडीशन का नाम पढ़ा तो शुगर के लिए। ठीक है, शुगर की कंडीशन को कैसे कंट्रोल कर रहा है ये, और स्ट्रेस के टाइम पे भी हार्मोन रिलीज करवाता है ये, तो स्ट्रेस से रिलेटेड हो गया ये। गोनाडोकोटाइकोइड्स के बारे में पढ़ा था, तो सेक्स हार्मोन से रिलेट हो गया ये। ठीक है, सेक्स हार्मोन को भी किस तरीके से मेल में फीमेल में, अभी पीछे एग्जांपल पढ़ा हम लोगों ने, शुगर के लिए पढ़ा, सॉल्ट के लिए पढ़ा, इसलिए फोरस ग्लैंड भी बोलते हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड को हम ऑल्सो नोन एज बाय द नेम ऑफ द 3F ग्लैंड as well as also known as by the name of the 4S gland according to their functions like this। ठीक है जी, तो ये थी आपकी एड्रिनल ग्लैंड, ये इसके कुछ फंक्शन हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करेंगे पैनक्रियाज के बारे में। नाउ दे जो पैनक्रियाज है, यस बेटा। सो व्हाट इज एडिसन डिजीज? एडिसन डिजीज में सिंपली हम जो देखते हैं ना कि ये इसी से रिलेट करती है बेसिकली। पीछे मैंने लिखा था शायद, एक मिनट मैंने लिखा था पीछे, पीछे पीछे अभी हमने बात नहीं की, एक मिनट मैंने कहीं बताया था, नहीं लिखा सिंपली ये, अच्छा मैंने नहीं बताया, मैंने ओवर हार्मोन्स का बता दिया कि मेल में करेगा फीमेल में। सिंपली आप ये कह सकते हो कि जब ये इनफ, यानी कि जो हमारे हार्मोन्स ठीक से ना बने, जो इसका काम है ना, ये जो हार्मोन्स बना रहे हैं अलग अलग, जितने भी आपने ये हार्मोन्स पढ़े हैं, जैसे ये मिनरल कोटाइकॉइड से आपके जितने भी, तो अगर ये सही टाइम पे नहीं बना पा रहे ये हार्मोन्स को, तो यानी कि फंक्शन बिगड़ेंगे। तो यही आपकी ये एडिसन डिजीज को रिलेट करता है। और यानी कि जितने भी जो हार्मोन्स ये बना रही है, अगर ये उन हार्मोन्स को ना बनाए, तो हार्मोन्स को ना बनाने पे अब देखो कितने सारे फंक्शन जो हैं ये नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, तो बॉडी की फिजियोलॉजी बिगड़ेगी। कोई सॉल्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम से सफर्ड हो सकता है, कोई ग्लूकोज से रिलेटेड प्रॉब्लम से सफर्ड हो सकता है, तो दैट इज दी, ये कॉज करेगा एडिसन डिजीज को। और अगर मान लो हमारी बाय चांस, मान लो बाय चांस अगर हमारी एड्रिनल ग्लैंड ही डैमेज हो जाए, तब भी वो कंडीशन होगी, तो वो भी एक एडिशन डिजीज होगी। तो बहुत सारी चीजें हैं एडिशन डिजीज में, और डेफिशिएंसी हो जाएगी इन सब की। हमारी जितनी भी जो ये कॉर्टिसोल्स वगैरह रिलीज हो रहे हैं ना, किसने पूछा था ये, जो भी कॉर्टिसोल्स रिलीज हो रहे हैं, तो बेटा इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, कॉर्टिसोल की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और बाकी के जितने भी जो आपके हार्मोन्स हैं उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो दैट विल लीड टू द एडिसन डिजीज। तो यही सिंपल आपकी एडिशन डिजीज होती है कि अगर ये रिलीज ना करे अपने प्रॉपर हार्मोन्स को, जितने भी हमने बात की, मिनरल कोटाइकॉइड्स है, ग्लूकोकोटाइकॉइड्स है, सेक्स स्टेरॉइड्स हैं, एटसेट्रा। ठीक है, So sir, how it will affect carbohydrate metabolism? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से तो रिलेट करेगा ना ग्लूकोज से, क्योंकि ये ग्लूकोकोटाइकॉइड्स भी बनाता है आपके, आपने ग्लूकोकोटाइकॉइड से पढ़ा ना, इसलिए तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट को भी अफेक्ट करेगा। So sir, that would also affect the BP. That would also affect the BP as well. इवन आपकी ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देगा फिर ये बहुत ज्यादा, फिर इंसुलिन आएगा पीछे से काम करने, लेकिन वो लगातार एबनॉर्मल रखेगा, तो फिर आपकी जो पैनक्रियास ठीक से काम कर पाती, वो भी ठीक से काम नहीं कर पाएंगी ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में। समझ रहे हो? Am I audible? Yes sir. Yes, sir. यस यस।
तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें। फिर आदमी का जब ग्लूकोज लेवल इतना बड़ा रहेगा या अनबैलेंस्ड हो जाएगा, टायर्डनेस फील होना, थका थका रहना, और फिर उसको मतलब जैसे कि अलग अलग जो जॉइंट्स में प्रॉब्लम होने लगती है, फिर कहते हैं कि हमारे पैरों में दर्द हो रहा है, बहुत सारे सिम्टम्स उसमें दिखने लगते हैं। फिर वो धीरे धीरे डायबिटीज की तरफ भी जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस हैं। और देखो मेन एड्रेनल का काफी सारे मेन काम है ना, मेटाबॉलिज्म से रिलेट कर रहा है। तो मेटाबॉलिज्म से रिलेट कर रहा है तो ये आपके मसल्स को भी वीक बना सकता है। आपकी मसल्स वीक हो जाती हैं। कई बार आप लोगों ने सुना होगा, अगर आपके घर में या कहीं आसपास अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, तो कहते हैं कि हमारे पैरों में बहुत दर्द रहता है, हमारी मसल्स में बहुत दर्द रहता है, या हमें बहुत जल्दी थकावट हो जाती है। सुना है आप लोगों ने कभी ऐसा? यस सर। ऐसा सुना है, ऐसा यानी होता है, सुना है आप लोगों ने, है ना? तो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं ना, मेटाबॉलिक कंडीशन, जो मसल्स को वीक बना देती हैं। अगर वो क्रॉनिक हैं या लंबे टाइम से चल रही हैं, कई बार वेट लॉस हो जाता है, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनका वेट लॉस होने लगता है। ठीक है, उसके अलावा भूख बिगड़ जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइट भी हो सकता है, भूख ज्यादा भी लग सकती है, भूख मतलब बिगड़ जाती है साइकिल पूरी। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में ये सारी कंडीशन होती है। तो भाई ये एडिसन डिजीज में भी कुछ ऐसे ही, अगर ये हमारी बॉडी में अगर ये एड्रिनल ग्लैंड ठीक तरीके से अपने इन हार्मोन्स को रिलीज नहीं करेगी, तो हम उससे सफर इन कंडीशन से हो सकते हैं। तो फिर हमें भी ऐसे सिम्टम्स यानी कि देखने को मिलेंगे उस एडिसन डिजीज के, समझ रहे हो? तो ये सिम्टम्स उसमें भी आएंगे, राइट? जिसने भी पूछा था, ठीक है, तो सिम्टम्स भी हमें ऐसे ही देखने को मिलेंगे। मुझे लगा शायद मैंने लिखा था इसमें कहीं, कुछ नहीं, लेकिन तो आप लोग लिख सकते हैं उसमें। Now the pancreas. Pancreas perform, that is composite gland which act as both exocrine and endocrine gland. अच्छा, पैनक्रियास को आप अदर नेम से भी जानते हैं, मिक्सोक्राइन या मिक्स्ड ग्लैंड, तो इसको हम मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, दैट इज आल्सो कॉल्ड मिक्स्ड ग्लैंड। अब या फिर आप इसको दूसरा नाम हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स भी बोलते हो, हेटेरोक्राइन ग्लैंड के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है जी, हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी हो गई हमारी। अब इसके अंदर जो द एंडोक्राइन पैंक्रियास कंसिस्ट ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसको भी छोड़िए, सबसे पहले इसमें दो पार्ट्स हैं। एक है आपका एक्सोक्राइन पोर्शन, शायद मैंने पहले भी बताया था जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे। तो एक था इसका एक्सोक्राइन पार्ट, और एक होता है इसका एंडोक्राइन पार्ट। एंडोक्राइन पार्ट, ठीक है। एक्सोक्राइन पार्ट जो है वो वर्क करता है लगभग 99% के आसपास, यानी कि 99% ऑफ ग्लैंड जो है वो यही है। एक्सोक्राइन पार्ट जो है आपका रिलीज करता है एंजाइम्स को, ठीक है, रिलीजेस एंजाइम्स। जबकि हम यहाँ एंडोक्राइन पोर्शन की जब हम बात करते हैं तो 1% ही अपना काम करता है, ये वाला काम। और यहाँ पे जो आप पढ़ते हो या 1% में ही पढ़ते हो ये आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बारे में। ये डिस्कवरी थी जो लैंगरहैंस ने की थी। ये लैंगरहैंस जो है बेसिकली डिस्कवरर नेम है, ठीक है, ये एक डिस्कवरर नेम है बच्चों, ठीक है। और इसके अंदर ईच आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है, इसमें 4 टाइप्स की सेल्स होती हैं, ध्यान रखिएगा। ईच Sir, the endocrine part contains islets of Langerhans. endocrine parts yet yes contain the islets of Langerhans. Okay, sir. So and each islets of Langerhans have 4 types of cells, 4 types of cells, ठीक है। नाउ ये जो 4 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, 4 टाइप्स ऑफ सेल्स जो हैं ये हो गई आपकी जैसे अल्फा सेल्स,
बीटा सेल्स एंड एक होती है आपकी डेल्टा सेल्स, अल्फा नहीं सॉरी अल्फा बीटा, उसके बाद आती हैं आपकी जो गामा सेल्स होती हैं ये, ठीक है। एंड एक होती है आपकी जो इसमें एफ सेल्स होती हैं, राइट। तो अलग अलग टाइप की 4 सेल्स होती हैं। आप जनरली जो पढ़ते हो आप इन दोनों के बारे में ही पढ़ते हो, अल्फा और बीटा के बारे में, ठीक है। आप इन एफ सेल्स के बारे में नहीं पढ़ते, आप इन डेल्टा या गामा सेल्स के बारे में नहीं पढ़ते, ठीक है। आप जनरली अल्फा सेल्स के बारे में पढ़ते हो, ये जो रिलीज करती हैं जिसे आप बोलते हो ग्लूकेगॉन। और दूसरी तरह जब आप बीटा सेल्स के बारे में पढ़ते हो, इंसुलिन। इंसुलिन, जो कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो इंसुलिन है। जबकि आप लोगों ने सोमैटोस्टेटिन के बारे में पढ़ा होगा, तो सोमैटोस्टेटिन जो है वो यहाँ इन सेल से रिलीज होता है, सोमैटोस्टेटिन। लेकिन आपको इसके बारे में बाद में देखना है, पहले आपको मेन जो फोकस करना है वो ग्लूकेगॉन और इंसुलिन के ऊपर करना है। दूसरी तरफ आपकी जो एफ सेल्स होती हैं, ये एफ सेल्स रिलीज करती हैं पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड को, पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाती हैं, ठीक है। आई रिपीट, आपको इन पे बाद में फोकस करना है, पहले आपको फोकस करना है ग्लूकेगॉन और इंसुलिन के ऊपर। और एक मॉलिक्यूल जो होता है आपका इंसुलिन का, अगर मैं इंसुलिन के बारे में बात करूं तो देखिए एक अच्छी लाइन यहाँ लिखी हुई है, और ये कि देयर आर अबाउट 1 to 2 million isles of Langerhans in a normal human pancreas, representing only 1 to 2% of the pancreatic tissue. The two main types of cells, दो मेन टाइप्स जो है सेल्स इसमें हर एक में जो देखने को मिलती है, 4 टाइप की देखने को मिलती है। यहाँ जो दो मेन टाइप है वो एक है अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स, जो कि आपके ग्लूकेगॉन और इंसुलिन को रिलीज करने में या सिक्रीट करने में अपना रोल प्ले करती है, ठीक है। यस, आपकी एस सेल्स या गामा सेल्स भी आप उसको बोल सकते हो, आप एफ सेल्स भी पढ़ सकते हो कि एफ सेल्स जो होती है वो सिक्रीट करती हैं पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड को, एस सेल या गामा सेल रिलीज करती हैं सोमैटोस्टैटिन को, ठीक है। बीटा सेल रिलीज कर रही है इंसुलिन को, अल्फा सेल रिलीज कर रही है ग्लूकेगॉन को। उसके अलावा आप लोगों को मैंने एक पॉइंट बताया था जिसको आपने बोला था एसिनी, याद है एसिनी? एसिनी याद है किसी को? हमने सेल्स के बारे में पढ़ा था बच्चों। ये एक्सोक्राइन एसिनी इसी का पार्ट है जो हमने 1% के अंदर 99% के अंदर जो मैं बता रहा था। यहाँ पे एक पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं कि एक्सोक्राइन एसिनी, ठीक है। ये एक्सोक्राइन एसिनी जो है ये सेल्स हैं ये भी, ठीक है। एक्सोक्राइन एसिनी का भी अपना रोल है। जो एंजाइम्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये रिलीज करती हैं इस एंजाइम को, रिलीज करती हैं कई एंजाइम्स को। जो आप एंजाइम्स पढ़ते हो पैनक्रियाज से, कि पैनक्रियाज एंजाइम रिलीज करती है, और जिसमें आपने ट्रिप्सिन के बारे में पढ़ा है ना? याद है? भूल गए? याद है सर। याद है। तो वो एंजाइम जो है वो इसी एक्सोक्राइन एसिनी से रिलीज होते हैं। खैर, आपको उस एसिनी के बारे में अभी यहाँ पे नहीं पढ़ना है क्योंकि आप वो डाइजेस्टिव पार्ट में पढ़ते हो, सिर्फ रिकॉल कराने के लिए था। तो इंसुलिन जो है, इंसुलिन में जो वन मॉलिक्यूल होता है इंसुलिन का, जो एक मॉलिक्यूल है इंसुलिन का, जो वन मॉलिक्यूल है, दैट इज मेड अप ऑफ 51 अमाइनो एसिड, 51 अमाइनो एसिड, यानी कि एक मॉलिक्यूल में इंसुलिन के 51 अमीनो एसिड्स होते हैं। अल्फा चेन की अगर हम बात करें, ये आपका कॉन्सेप्ट 12th में भी काम आएगा, ध्यान रखिएगा। अल्फा चेन जो होती है, रिलेट करेगा ये 12th में भी। अल्फा चेन जो होती है ये मेडअप होती है 21 अमाइनो एसिड से, 21 अमाइनो एसिड से। जबकि जो बीटा चेन होती है आपकी, ये मेडअप होती है 30 अमाइनो एसिड से, 30 अमाइनो एसिड से, ठीक है। दोनों ही चेन, बोथ चेन्स, both the chains are joined together by disulfide
सल्फाइड बॉन्ड, दोनों ही जो आपस में जुड़ी होती हैं वो डाइल सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आगे चलते हैं, ये पॉइंट क्लियर एकदम? यस सर। ठीक है, अब देखिए आगे जो इसमें बात करते हैं हम कि जो अल्फा सेल्स हैं वो सिक्रीट करती हैं हार्मोन ग्लूकेगॉन को। अल्फा सेल देखिए इनका ना बेसिकली मेटाबॉलिज्म के एक्शन पे ही काम होता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म के एक्शन पे ही काम होता है। और अल्फा सेल जो है आपकी ग्लो जो सिक्रीट कर रही है हार्मोन ग्लूकेगॉन को, बीटा सेल सिक्रीट कर रही हैं इंसुलिन को। एक मिनट, तो यहाँ पे सिंपली जितने भी जो इंसुलिन के बारे में हम जब बात करते हैं तो एक्शन जो होता है इसका, इंसुलिन का एक्शन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन स्टिमुलेट करता है। सबसे पहले अगर मैं मेटाबॉलिज्म के एक्शन से भी पहले बात करूं तो आपके कई मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी के लिए, यानी कि स्टिमुलेट करता है परमिएबिलिटी ऑफ कंजम्पशन ऑफ ग्लूकोज इन ऑल सोमैटिक सेल, कि उसका कंजम्पशन हो सके। इंसुलिन क्या कर रहा है भाई, आपकी बॉडी में अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया है तो उसको कंट्रोल करेगा ना, या मेंटेन करेगा, है ना। तो इंसुलिन सिंपली क्या कर रहा है, इंसुलिन आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। तो ये सिंपली स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट द permeability and consumption of glucose in all somatic cells। ठीक है, अब कोई बच्चा ऐसा है जो ना जानता हो सोमैटिक सेल्स के बारे में? ऐसा तो कोई नहीं है ना, ऐसा तो कोई नहीं है ना। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, इंसुलिन ब्रेन सेल, आरबीसी, रेटिना और कई जेनाइटल एपिथेलियम टिश्यूज में परमिएबिलिटी ऑफ ग्लूकोज को स्टिमुलेट नहीं करता, वहां लगातार सप्लाई आपकी चाहिए। क्या कहा मैंने, आपकी कई सेल्स ऐसी होती हैं, मैंने यहाँ सभी सोमैटिक सेल्स का नाम लिखा है लेकिन यहाँ गोनाड्स का नाम नहीं लिखा है। तो इंसुलिन जो है, इंसुलिन ब्रेन सेल, आरबीसी, रेटिना एंड जो आपकी जेनाइटल हैं या जेनाइटल के जो एपिथेलियम हैं, इन सभी के जो एपिथेलियम हैं इनमें परमिएबिलिटी ऑफ ग्लूकोज को स्टिमुलेट नहीं करता। ठीक है, नहीं करता। ठीक है, आप लोगों से पूछूंगा मैंने अभी बताया है वैसे क्यों नहीं करता, मैंने अभी बोला था, शॉर्ट पॉइंट बोला था मैंने कि क्यों नहीं करता। आप लोगों से पूछूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, इसका जवाब आप लोगों से जानूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग बताएंगे मुझे इस पॉइंट को। ध्यान रखना, इंसुलिन ब्रेन सेल में, आरबीसी, रेटिना, जेनाइटल एपिथेलियम में परमिएबिलिटी ऑफ ग्लूकोज को स्टिमुलेट नहीं करता है। ठीक है, उसके अलावा इंसुलिन जो आपके एक्शन करता है कार्बोहाइड्रेट पे, इंसुलिन प्रमोट करता है ग्लाइकोजेनेसिस को। ठीक है, दो पार्ट्स हम लोगों ने पढ़े हैं इंसुलिन के फंक्शन, दूसरा हम जो बात कर रहे हैं एक ये हो गया, दूसरा जो होता है आपका एक्शन ऑन मेटाबॉलिज्म, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में, फैट पे, प्रोटीन पे, न्यूक्लिक एसिड में एक्सेट्रा। सो इंसुलिन promotes glycogenesis। तो दो साइट्स होती हैं ग्लाइकोजेनेसिस की।
दो साइट्स कौन कौन सी हैं, कोई बताएगा? क्योंकि हमने पढ़ा है पीछे उसके बारे में, शायद जब हमने उस ऑर्गन के बारे में पढ़ा था। एक तो होता है लीवर, याद है कुछ? ग्लाइकोजेनेसिस, लीवर पढ़ा था फंक्शन डाइजेशन वाले चैप्टर में। और एक होता है आपकी मसल्स Yes, के sir. अंदर। मसल्स के अंदर तो आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा है, याद है? जब सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ा होगा आप Yes, लोगों ने sir. लाइफ प्रोसेस में, वहां पे Yes, भी sir. डिस्कस किया होगा इसको, करेक्ट? तो ये इनिबिट भी करता है आपके ग्लाइकोजिनोलाइसिस को, और ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी इनिबिट करता है, ये ध्यान रखिएगा। हमने पढ़ी थी ये टर्म्स डाइजेशन वाले चैप्टर में भी। फैट के लिए भी, ये तो कार्बोहाइड्रेट की बात रही। अगर फैट की बात करूं तो इंसुलिन प्रमोट करता है लिपोजेनेसिस को। लिपोजेनेसिस समझते हैं टर्म? लिपोजेनेसिस, ये फैट के लिए अगर मैं बात करूं तो इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन प्रमोट करता है, इंसुलिन प्रमोट करता है लिपोजेनेसिस को। बेटा बायोलॉजी में जब किसी वर्ड के पीछे जेनेसिस लगता है तो उसका मतलब क्या होता है? Breakdown. Formation. देखो जरा, ब्रेक डाउन बोल रहा है निकम्मा, Formation. इसको शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी, नालायक। जेनेसिस को फॉर्म वो बोल रहा है, ब्रेक डाउन बोल रहा है, फॉर्मेशन होना, यानी कि लिपो रिलेटेड टू द फैट। वैभव क्या खाया था? तो इंसुलिन प्रमोट करता है लिपोजेनेसिस को, ठीक है? और इनिबिट करता है, इनिबिट करता है लिपोलाइसिस को। लाइसिस को बोलेगा तू ब्रेक डाउन वैभव, लिपोलाइसिस, ठीक है? उसके अलावा प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो इंसुलिन प्रमोट करता है प्रोटीन सिंथेसिस को, ठीक है? लीवर से लेता है एंड प्रमोट करता है अपटेक ऑफ अमाइनो एसिड्स बाय लीवर, और मसल सेल सपोर्ट करता है लीवर इसको, जिससे कि प्रमोट कर सके प्रोटीन के सिंथेसिस का, ठीक है? डीएनए, न्यूक्लिक एसिड्स और राइबोन्यूक्लिक एसिड, इंसुलिन प्रमोट करता है इनके सिंथेसिस को, डीएनए के और आरएनए को। जब कई बार इसका हाइपोसिक्रीशन होता है तो इसके हाइपोसिक्रीशन की वजह से क्या होता है? हाइपोसिक्रीशन जब इनका होता है तो इनके हाइपोसिक्रीशन की वजह से हाइपरग्लाइसेमिया की कंडीशन बनती है। यानी कि अमाउंट, अलग अलग टर्म्स होती है बच्चों। एक टर्म आती है जैसे डायबिटीज मिलाइटिस। डायबिटीज मिलाइटिस जानते हैं क्या होता है उसके अंदर? डायबिटीज मिलाइटिस हाइपर, Loss of glucose. सॉरी, वाटर ग्लूकोज, The loss of glucose from urine. लॉस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम यूरिन, राइट? तो हाइपोसिक्रीशन होने की वजह से डायबिटीज मिलाइटिस की कंडीशन बनती है, ठीक है? तो लॉस होना ग्लूकोज का थ्रू दी यूरिन। सो अलग अलग कंडीशन है, जैसे एक होता है ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइकोज यूरिया, ग्लाइकोज यूरिया, यानी कि एक्सक्रीट आउट, ग्लूकोज एक्सक्रीट होना थ्रू यूरिया। ये भी देखा जाता है डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर, ग्लूकोज के, ग्लूकोज का बॉडी से बाहर निकलना यूरिया के साथ साथ। एक कंडीशन हमने पढ़ी थी पॉली यूरिया, एक कंडीशन हमने पढ़ी थी पॉलीडिप्सिया, एक्सेसिव थ्रस्ट, पॉलीडिप्सिया, राइट? तो हाइपोसिक्रीशन की वजह से ये ग्लाइकोज यूरिया यानी कि डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से देखने को मिलता है। कीटोन यूरिया एक कंडीशन है, कीटोन बॉडीज का रिलीज होना, कीटोन यूरिया, कीटोन यूरिया। नाउ द कीटोन यूरिया इज द कीटोन इन द यूरिन, राइट? और भी कंडीशन जैसे मैं बता रहा था कि डायबिटीज पेशेंट को भूख ज्यादा लगने लगती है तो उसे बोलते हैं पॉलीफेजिया, पॉलीफेजिया। दैट पॉलीफेजिया कंडीशन इज एक्सेसिव हंगर, राइट? एक्सेसिव हंगर। तो ये कंडीशंस देखने को मिलती है हमें इनके अंदर, एंड इस तरीके से हम इनको देखते हैं। वहीं अगर हाइपर सिक्रीशन होने लगे तो हाइपो, ये तो हाइपो की कंडीशन है। वहीं अगर हाइपर सिक्रीशन की अगर बात करें,
हाइपर सिक्रेशन की अगर बात करें, सो हाइपोग्लाइसीमिया, ब्लड सेल टेक मोर एंड मोर ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड, राइट, और सो जिसकी वजह से ग्लूकोज जो है नर्व सेल का, आरबीसी का, रेटिना का, वो या बाकी जगह पे फुलफिल नहीं हो पाएगा जहाँ पे हमें लगातार चाहिए ही चाहिए। जैसे अभी पीछे बता रहा था मैं कि वहाँ पे वो कंजम्पशन नहीं करता, इंसुलिन स्टिमुलेट करता है परमिएबिलिटी को, कंजम्पशन ऑफ ग्लूकोज की हर एक सोमैटिक सेल में, लेकिन उन्हें नहीं छेड़ता वो। तो हाइपोग्लाइसीमिया में ब्लड जो है वो, ब्लड सेल्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज को लेने लगेगी ब्लड से, जो ग्लूकोज जो है नर्व सेल में और आपकी आरबीसी में, रेटिना में, उन पे इम्पैक्ट दिखाना शुरू कर देगा। तो हाइपर सिक्रेशन की वजह से होता है ये, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब ग्लूकोज लेवल चेंज होता है, बढ़ता है, तो जब हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन होती है तो आंखों के ऊपर इम्पैक्ट जाता है। देखा है ना, कि सुना होगा आप लोगों ने कि डायबिटिक पेशेंट हो तो उसकी आंखों की रोशनी कम हो रही है, सुना है कभी ऐसा आप लोगों ने? Yes, sir. तो Yes, sir. दैट इज द कंडीशन ऑफ द हाइपोग्लाइसेमिया कंडीशन। तो हाइपोग्लाइसेमिया में यही होता है, हाइपोग्लाइसेमिया। नाउ द हाइपोग्लाइसेमिया इज कि ब्लड सेल्स जो हैं, आपकी जो ब्लड सेल्स हैं, ब्लड सेल्स टेक मोर एंड मोर ग्लूकोज, ब्लड सेल्स टेक मोर एंड मोर ग्लूकोज, ये ज़्यादा ग्लूकोज लेने लगती हैं। कहाँ से लेंगी ग्लूकोज, कहाँ से मिलेगा? ब्लड से मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, फ्रॉम दी ब्लड, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है नर्व सेल का, आरबीसी का, रेटिना का, जेमिनन का, वो पूरी तरीके से फुलफिल नहीं हो पाता, और फुलफिल नहीं होगा तो फिर उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। And sir, glucagon is a hyperglycemic hormone, na? सॉरी, It's ग्लाइको, glucagon is hyperglycemic hormone. हाँ हाँ हाँ। तो ग्लूकेगॉन क्या करता है हमारा, जो ग्लूकेगॉन है वो क्या करता है बेटा, जो बीटा सेल्स Sir, बना it रही, reduces the amount of glucose in the blood. तो ये ग्लूकेगॉन अलग अलग दोनों की, तो ग्लूकेगॉन मेनली हमारा जो एक्ट करेगा, ये मेनली जो हमारा फंक्शन करता है, ये हेपेटिक सेल्स के साथ ही करता है। ग्लूकेगॉन मेनली एक्ट करता है लीवर सेल्स पे या फिर हेपाटोसाइट्स पे, और ये स्टिमुलेट करेगा किसको, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को। वर्ड को समझो, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस एक प्रोसेस है जिसमें ब्रेक डाउन हो रहा है किसका, ग्लाइकोजन का, या ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, जिसकी वजह से चेंजेस आते हैं। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ब्रेक डाउन होना किसका, तो ग्लूके जो आपका तो मेनली एक्ट कहाँ पे करेगा, ये सवाल पूछा जाता है कई बार। तो मेनली एक्ट किसके साथ करेगा, ग्लूकेगॉन एक्ट किसके साथ करेगा, तो ग्लूकेगॉन एक्ट करेगा ऑन दी हेपेटोसाइट्स यानी कि लीवर सेल्स पर, स्टिमुलेट करता है ये इस प्रोसेस को, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को, जिसका रिजल्ट ये देखने को मिलता है, ब्लड शुगर इंक्रीज होने लगता है, यानी कि हाइपर ग्लाइसीमिया की कंडीशन होने लगती है, राइट, एकदम। इंसुलिन Yes, इज sir. इंसुलिन इज इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट इंसुलिन के बारे में बात करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ से? किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है। अब आप लोगों ने सुना होगा टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, सुना है आप लोगों ने टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज, सबने Yes, सुना? sir. तो टाइप 1 डायबिटीज में जनरली क्या दिखते हैं, टाइप 1 डायबिटीज हमें इंसुलिन की ज़रूरत किस में पड़ती है बच्चों? आज के टाइम पे ये इंसुलिन हम लोगों ने रेडीमेड बना लिया है, ये बात तो आप लोग जानते हो ना कि इंसुलिन के इंजेक्शन अवेलेबल है मार्केट में। ये पढ़ोगे आप लोग कि कैसे Yes, इंसुलिन sir. बना है, कैसे हमने बनाया है, पहले के टाइम पे क्या होता था। आज हमारे पास जो ह्यूमुलिन बोलते हैं उसे, जो हमने ह्यूमन के इंसुलिन से बनाया है। और टाइप 1 डायबिटीज़ में हमें इमीडिएट ज़रूरत पड़ती है इंसुलिन की, ठीक है। और ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकती है जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, और बहुत तेज़ी से होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है वो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ नहीं होती, स्लोली डेवलप होती है, जैसे आपके खान पान की वजह से, आपके लाइफस्टाइल की वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप हो सकती है, और आप अपनी बॉडी से प्रॉपरली कैटाबॉलिक सर रिएक्शन। ज़्यादा फैटल कौन सी होती है?
बेटा ज़्यादा फैटल टाइप 1 मानता हूँ मैं तो, बिकॉज उसमें ना अगर इंसुलिन नहीं मिलेगा, एक्चुअली उसमें ना इमीडिएट नीड होती है बेटा इंसुलिन की, मतलब देना ही देना है, वो डेडली हो सकती है। ठीक है, मतलब आप टाइप 2 डायबिटीज में क्या करते हो, अगर आपने घर में, सोसाइटी में, रिलेटिव्स में कभी देखा हो, तो एक ऐसी कंडीशन होती है कि वो रोज एक टैबलेट लेते हैं, बोलते हैं कि डायबिटीज कंट्रोल करने की टैबलेट ले रहे हैं। सुना है ऐसा कभी होता है, कभी किसी को देखा हो तो काफी कॉमन है, लगभग हर घर में डायबिटिक्स का पेशेंट आपको मिल जाएगा। तो कभी अगर आप लोगों ने सुना हो कि वो एक रेगुलर मेडिसिन लेते हैं बस। लेकिन एक दूसरी कंडीशन अगर आप लोगों ने ये सुनी हो कि वो लगातार हर रोज इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं बाहर से, सुना है ऐसा? सुना तो होगा, अगर देखा यस नहीं है सर। तो बेटा टाइप 1 जो है वो ज्यादा डेडली मैं मानता हूँ, बिकॉज उसमें इंस्टेंटली हमें ना इंसुलिन की इंजेक्शन की जरूरत है। अगर हम उसको नहीं पकड़ेंगे तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ता चला जाएगा, इंसुलिन नहीं मिलेगा तो वो शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और शुगर लेवल अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और आपने कंट्रोल नहीं किया तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की तरफ जा सकते हैं, डेथ हो सकती है। तो टाइप 1 ज़्यादा खतरनाक है, टाइप 2 स्लोली हो रही है, मैंने कहा टाइप 1 जल्दी से होती है, रैपिडली पड़ती है। टाइप 1 में हमें इमीडिएट चीज़ें चाहिए, इमीडिएट हमें इंसुलिन चाहिए, जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ में हमें इमीडिएट अगर नहीं मिलेगा तो चल जाएगा, हम यूटिलाइज मतलब आराम से टाइम निकाल सकते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इस वजह से ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग होती है। ठीक है, और कई बार आपने सुना होगा कि छोटे छोटे बच्चों में डायबिटीज़ देखी जाती है, बहुत छोटे बच्चों में, मतलब अभी वो टीनेजर भी नहीं है, अभी वो इन्फेंसी की एज में है, इन्फेंट है, और उसमें डायबिटीज से सफर्ड है वो, तो दैट इज द टाइप 1 डायबिटीज। छोटे छोटे बच्चों को इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ रहा है, दैट इज टाइप 1 डायबिटीज। तो वो ऑटो इम्यून टाइप होती है जो टाइप 1 डायबिटीज होती है, तो वो थोड़ी सी ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, तो टाइप 2 में जबकि आपकी बॉडी में कुछ अमाउंट में इंसुलिन बन रहा है, लेकिन एक प्रॉपर बैलेंसिंग वे में काम नहीं चल रहा। तो टाइप 1 में तो आपकी बॉडी तो में सर बन, टाइप 1 में इंसुलिन का जो प्रोडक्शन होता है वो बिल्कुल ही इनहिबिट हो जाता हाँ, हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल इनहिबिट हो जाता है उसके अंदर। ठीक है, बीटा सेल ये समझ लो कि गई है। बीटा ओके सेल सर। उसमें डिस्ट्रॉय हो जाती है, आप ये भी कह सकते हो, राइट। तो जब बीटा सेल ही डिस्ट्रॉय हो गई बेटा किसी भी एक्स वाई जेड रीजन की वजह से, तो इंसुलिन तो बनेगा ही नहीं, और जब वही नहीं बनेगा तो सोचो फिर तो हमें हर रोज इंसुलिन चाहिए ही चाहिए, बाहर से लाना पड़ेगा हमें, तो इसलिए वो थोड़ा सा फेटल होता है। ठीक है, तो यानी कि जो टाइप 1 इंडिविजुअल होते हैं, जो टाइप 1 डायबिटीज से सफर्ड होते हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ, हमेशा जितना भी जो उनका लाइफ स्पैन है जब तक भी वो हैं, दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द इंसुलिन। ठीक है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज में बीटा सेल जो है वो लिटिल बिट अमाउंट में या थोड़ा सा अनकंट्रोल्ड वे में इंसुलिन बनाती रहती है, धीरे 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 धीरे, लेकिन एक टाइम वो आता है जब बीटा सेल्स टाइप 2 डायबिटीज में भी जब उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जब आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को, तो वो भी एक टाइम पे आके फेल हो जाती है। तो उसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और पर्सन के फिर अदर ऑर्गन्स के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, और फिर उसकी डेथ हो सकती है ऐसी कंडीशन में। तो ये इस तरीके से हम देखते हैं टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ को, राइट। क्लियर एकदम ये पॉइंट? यस सर। किसी का कोई Yes, sir. क्वेश्चन टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज से? अक्सर बच्चे पूछते हैं, तो मैंने खुद ही आप लोगों के साथ शेयर कर दिया टाइप 1 डायबिटीज क्या है, टाइप 2 डायबिटीज क्या है, एक्चुअल में आपको पता भी होना चाहिए इसके बारे में। Sir, और यस, sir, what will be the difference between sugar and diabetes? देयर इज नो डिफरेंस, वो हमने बनाया है कि शुगर हो गई, इनको तो शुगर है, ये क्या हमने कोई चीनी थोड़ी डाली है, नहीं नहीं, देयर इज नॉट अ डिफरेंस। तो जैसे सर्वाइकल होता है। जैसे हाँ इनको सर्वाइकल हो गया, वी हैव ऑलरेडी सर्वाइकल, सो डायबिटीज इज नॉट अ बीमारी, मैं तो उसको कभी नहीं मानूंगा बीमारी, मैं उसको बीमारी नहीं मानता। मैं टाइप 1 वाली को फिर भी कह सकता हूँ, लेकिन टाइप 2 वाली जो है ना, मोर देन 90% से ज्यादा जो भी टाइप 2 डायबिटीज से सफर है वो अपनी आदतों की वजह से है। आप
एक हेल्दी लाइफस्टाइल अगर रखेंगे ना, आपको टाइप 2 डायबिटीज हो ही नहीं सकता। मानता हूँ जेनेटिकल होता है, मानता हूँ टाइप 1 खतरनाक है, ट्रांसफर ऑटोइम्यून डिजीज है, लेकिन आप अपने, मैंने तो ऐसे इंडिविजुअल भी देखे हैं जो डायबिटिक हैं और अच्छा खासा सब कुछ खाते हैं, बोलते हैं मीठा कम खाओ। अरे मीठा क्यों कम खाओ, अच्छे से खाओ, लेकिन आप उस कैटाबॉलिक रिएक्शन पे भी तो ध्यान रखो ना अपनी। आप बड़े से बड़े डॉक्टर से जाके पूछो कि आप अच्छे अच्छे डाइटिशियन से जाके पूछो, कैन वी कंट्रोल इट। ठीक है, हम इसको ठीक नहीं कर सकते कंडीशन को, लेकिन हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने लाइफ स्पैन, अपने हेल्दी लाइफस्टाइल से। आप खाओ ना मीठा, किसने मना किया है मीठा खाने को? आप उसको यूटिलाइज भी तो करो, आप कैटाबॉलिक रिएक्शंस भी तो करो। जिसने, मैंने पहले भी ये बात बोली, जिसने अपने मेटाबॉलिज्म को समझ लिया, जिसने अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल कर लिया, उसे कोई बीमारी पकड़ ही नहीं सकती। ये खराब लाइफस्टाइल की वजह से ही मैक्सिमम बीमारियां बनती हैं। इंडिया तो खैर अच्छे खासी रैंक पे है डायबिटीज पेशेंट्स में, अमेरिका और इंडिया अच्छे खासे नंबर हैं इनके। और अगर हम लोगों का इसी तरीके से लाइफस्टाइल रहा तो और 3 गुना तेजी से बढ़ेगी इंडिया में डायबिटीज के पेशेंट्स के नंबर। Excuse me, sir. यस। सर लाइक अभी ट्रेंड चल रहा है कीटो डाइट का, बहुत से लोग फॉलो करते हैं, तो सर क्या वो भी कीटोन्यूरिया की कंडीशन को लीड कर सकता है? ये सब ये बना रखे हैं बेटा, ये डाइट ना ये बना रखी है, कीटो डाइट लो, ये लो वो लो, तो अच्छी बात है, ठीक है। वो तो एक तरीके से जो डाइटिशियंस है उन्होंने बना रखा है ना। अब वो इस तरह की डाइट्स आपको भेज रहे हैं, कितने सारे ऐप्स हैं, आपको मिल जाएंगे, कीटो डाइट फॉलो करो हमारे ऐप पे, कीटो डाइट प्लान लो हमारे पास, 3 मंथ हमारे साथ जुड़ो। ऐसे कुछ बात कर रहे हो ना तुम? वो यस सर। दे ऑल आर डाइटिशियंस बेटा। कीटो डाइट प्लान लो, वेट लॉस करो इतने मंथ में। अच्छा 90 kg वेट हो गया, ओहो हम आप हमारे साथ 2 महीने कीटो डाइट फॉलो करो और देखो कैसे हम आपको 90 kg से 2 महीने के अंदर हम आपको इतने केजी पे लेके आएंगे। हमारा मंथली सब्सक्रिप्शन इतना है, 6 महीने का इतना है, ऐसे ऐसे ले लो। और कीटो डाइट हम आपको बताएंगे कि 12 बजे आपको क्या लेना है, 2 बजे आपको क्या लेना है। आप खुद भी तो फॉलो कर सकते हो कीटो डाइट, नहीं क्या उसके अंदर आपको पिरामिड वगैरह बना के दिखा देंगे, आपको ये बता देंगे कि व्हाट यू शुड हैव टू ईट और व्हाट यू डोंट हैव टू ईट, कितने अमाउंट में आपको, मतलब वो आपके बीएमआर निकाल देंगे पूरा आपका, आपका जितनी एनर्जी की कंजम्पशन आपकी होती है उसके अकॉर्डिंगली आपका वो डाइट प्लान बना देंगे। ऐसा तो हम खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेनी चाहिए कीटो डाइट, आप फॉलो करनी चाहिए, आपको हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। तो बेसिकली दे ऑल आर डाइटिशियंस, ठीक है, तो उनको तो करना ही अपना, उनका तो काम ही ये है, तो वो तो देंगे आपको ये सब। आप देखोगे प्ले स्टोर पे कीटो डाइट के आपको 50 ऐप मिल जाएंगे, देखना, हेल्दी यस सर। माई लाइफ, माई हेल्दी लाइफस्टाइल, पता नहीं क्या क्या नाम है। तो ये बहुत टाइम पहले करके, मतलब ये सब चीज़ें देख के मैंने तो छोड़ दी, मतलब मैंने लिया नहीं कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह खुद ही, तो वो आप खुद भी कर सकते हो, बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट, बीइंग अ बायोलॉजी टीचर, आप खुद भी देख सकते हो कि मेरी बीएमआर मुझे कैसे निकालनी है, मेरी हाइट के अकॉर्डिंगली मेरी डाइट कैसी होनी चाहिए, मेरे वेट के अकॉर्डिंगली कौन सी डाइट में फैट मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं। आप लोगों ने बायोमॉलिक्यूल्स इतना अच्छा चैप्टर पढ़ा है, अब आप लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो जिसमें अलग अलग डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे हो, तो ये चीज़ें तो आप लोग खुद भी कर सकते हो एक बायोलॉजी स्टूडेंट होने की वजह से, निकाल सकते हो। तो तू तो किसी के चक्कर में नहीं आ गया, मंथली सब्सक्रिप्शन तो नहीं ले लिया? नो सर। हाँ कीटो डाइट अच्छा है, लीजिए फॉलो कीजिए, आप खुद से भी कर सकते हैं, तो अच्छा है, बैलेंस डाइट ही है वो, और कुछ नहीं है। आपकी अगर आप किसी डिजीज से सफर्ड हैं लेट्स सपोज, तो वो आपको बता देंगे कि आपको ये नहीं लेना। वो भी मैटर करता है ना कि आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना, और अगर लेना है तो कितने अमाउंट में लेना है, दैट इज दी फॉलोइंग। जितने भी जो डाइटिशियन आपको यही बताते हैं। अब पता लगा कि आपको पोटेशियम नहीं लेना अपनी डाइट में, आपको हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा नहीं खानी, ऐसी भी कंडीशंस होती हैं अलग अलग। आपको कैल्शियम ज़्यादा नहीं लेना, या आपको कितने अमाउंट में कैल्शियम लेना है, या अगर आप एक
एक एथलीट हैं तो आपकी डाइट क्या होनी चाहिए, तो वो सारी निकल जाती है, सब पता लग जाता है, वो सब यही बताते हैं और एक्चुअल में करते क्या है। तो क्या नहीं लेना ये ज़्यादा मैटर करता है जब आप किसी डिजीज़ से, जब किसी बीमारी से सफ़र्ड होते हैं, क्योंकि खा तो आप कुछ भी लेंगे, लेकिन क्या नहीं खाना और अगर खाना है तो कितने अमाउंट में खाना है, तब ये सब चीज़ें काम आती हैं हमारे, तब आपको फॉलो करना चाहिए इनको, ठीक है। लेकिन अभी आप खुश रहिए, मस्त रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खा सकते हो तुम लोग, खूब खाइए, अभी खाने पीने की उम्र है आपकी, ठीक है ईशा, कुछ भी खाइए अभी आप। कहाँ गए वो मोमोज वाले बच्चे? ओके सर। ये देखो इसके नाम पे इनकी आवाज़ आ जाती है सीधा। प्रेजेंट सर, मोमोज वाले प्रेजेंट। अच्छा, उद्देश्य भी है क्या? यस सर। खूब अच्छे से खाइए अभी आप लोग, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी स्ट्रेस। स्ट्रेस मेन फैक्टर भी होता है, ये भी आप लोग देख ही रहे हैं साथ साथ कि स्ट्रेस की वजह से कितने सारे हॉर्मोन्स का जो अनबैलेंसिंग है आपकी बॉडी में हो सकती है, और उस हार्मोन के अनबैलेंसिंग की वजह से कितनी सारी कंडीशंस बिगड़ जाती हैं, फिजियोलॉजिकल कंडीशन। और जब यही फिजियोलॉजिकल कंडीशन एक लंबे टाइम के लिए होती हैं, तो हम लोग किसी डिसऑर्डर या किसी डिजीज़ की चपेट में तब तक आ चुके होते हैं। तो स्टे रिलैक्स, खुश रहिए, जो मन में आए कीजिए, बैलेंसिंग का ध्यान रखिए बस लाइफ में, हर चीज़ की जो करना है कीजिए, बस बैलेंसिंग करके चलिए। एग्ज़ाम है तो इसका मतलब ये नहीं कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए कि सोना ही भूल गए और खाना भूल गए। तो ऐसा अगर 20 दिन एग्ज़ाम चलेंगे तो 20 दिन अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। 20 दिन खुद को अनबैलेंसिंग रखना, क्योंकि आप लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर अभी पढ़ लिया है, हॉर्मोन्स। ये अलग अलग सिचुएशंस में हार्मोन किस तरीके से ज़्यादा या कम रिलीज हो सकते हैं और आपकी अल्टीमेटली मेंटल हेल्थ पे कितना ज़्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है जब फिजियोलॉजी बिगड़ती है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर को एज अ चैप्टर नहीं, इस पूरी फिजियोलॉजी को, इसको आपको अपनी लाइफ में उतारना है, पूरी तरीके से अप्लाई करना है चीज़ों को, क्योंकि इसको सिर्फ एज ए एनसीईआरटी का चैप्टर मत पढ़ना, उसको अप्लाई करना है खुद पे और अपने आसपास जो लोग हैं उनके ऊपर भी, तभी उसका इस तरह इस एजुकेशन का मज़ा है। नहीं तो क्या फ़ायदा कि आप उस चीज़ को फॉलो ही नहीं कर रहे जो आपने सीखा है। तो ये चीज़ ध्यान रखें हमेशा, ठीक है। इसको आज मैं यहीं तक रखूँगा, नहीं तो फिर हम आगे लेट हो जाएंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर एक स्टार्ट करेंगे। 2 टॉपिक हैं इसमें हमारा, टेस्टिस, ओवरीज और रिसेप्टर्स किस तरीके से काम करते हैं, और एक हॉर्मोन्स जो हैं हमारे वो अदर्स जो पार्ट्स हैं आपके, वो किस तरीके से अपना रोल प्ले करते हैं, लाइक जीआईटी ट्रैक से कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, हार्ट की लेयर से या हार्ट की मसल से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे और एक न्यू चैप्टर को Excuse me, sir. यस हु इज दिस? Sir Titiksha. यस तितिक्षा। Sir, क्लास का टाइम क्या 4 बजे से हो सकता है? बिल्कुल, मैं ट्राई करता हूँ कि 4 से हो जाए। एक्चुअली में 5:30 एक अनदर क्लास रखते हैं, तो मैं थोड़ा सा उसको आगे पीछे कुछ करा लूँगा, ठीक है। Okay, sir. Thank you. कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं कि 4 बजे से कर पाएँ, और संडे भी आप लोगों की मैं इस बार एक और क्लास लूँगा, ठीक है। तो संडे में पॉसिबल हो तो थोड़ा हाँ, लाइक मॉर्निंग आफ्टरनून टाइप क्लास रख लीजिएगा। मॉर्निंग में या आफ्टरनून में? सेकंड हाफ में रखेंगे अराउंड 2 PM, यस सर, लाइक 1 or 2। लाइक 1 or 2 ना? यस सर। दैट वुड बी फाइन, ठीक है, ट्राई करते हैं, ठीक है। शेड्यूल आप लोगों को मिल ही जाएगा सैटरडे तक, राइट। तो अभी के लिए ओके इतना ही, थैंक यू सर। राइट। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय। Thank you, sir. बाय बाय, टेक केयर। Thank you, sir.